નેક્સ્ટ જે કાઉન્ટર આપણે ડિસ્કસ કરવાના છીએ એમટીઆર ટેકનોલોજીસનો જે આઈપીઓ આવતો દેખાઈ રહ્યો છે એની પર ડિસ્કશન કરી રહ્યા છીએ કેમ કે માર્કેટની અંદર જે ડિમાન્ડ જનરેટ થઈ રહી છે થોડીક પોઝિટિવ છે અને સાથે જ જે રીતના સબસ્ક્રિપ્શન નંબર્સ આવતા દેખાઈ રહ્યા છે એ પણ ખાસા એન્કરેજિંગ છે. એન્કર બુકની પણ વાત કરવા જઈએ તો સ્ટ્રોંગ પ્લેયર્સ આવતા દેખાઈ રહ્યા છે અને આ બધા જ પેરામીટર્સ ઉપર આપણી સાથે ડિસ્કશન કરવા માટે જોડાઈ રહ્યા છે रिलायंस सिक्योरिटीज ना सीनियर रिसर्च एनालिस्ट अराफत सैयद. सैयद जी, स्वागत है आपका शो पर. सबसे पहले शुरुआत मैं यहीं से करना चाहूंगी क्योंकि मैंने कल मैनेजमेंट से भी बातचीत की. आई अग्री, ऑर्डर बुक काफी स्ट्रांग है, लेकिन एक जो चीज मैं डिस्कस करना चाह रही थी वो काफी सेंट्रलाइज्ड रेवेन्यूज है. टॉप 5 लेयर्स की बात करें तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन वहीं से आता है और इसका बाइफिकेशन, इसको लेकर सेंट्रलाइज्ड रिस्क आप किस तरीके से देख रहे हैं, उसी से शुरुआत करें. ठीक है. तो अगर आप देखोगे कंपनी के बेसिकली 3 सेगमेंट है, न्यूक्लियर, स्पेस एंड क्लीन एनर्जी. तो जो क्लीन एनर्जी है सबसे बड़ा उसका सेगमेंट है विच कंट्रीब्यूट ऑलमोस्ट 40-50% ऑफ रेवेन्यू पिछले 9 मंथ FY21 के लिए अगर देखोगे विच हैज रियली डन बहुत अच्छा काम किया उन्होंने पिछले कई सालों में. तो बेसिकली क्लीन एनर्जी में कंपनी का जो मेजर क्लाइंट है ब्लूम एनर्जी. तो द कंपनी इज टोटली बैंकिंग ऑन दैट. तो अगर देखोगे पिछले 3 सालों में इसका काफी अच्छा हुआ है. एमटीआर पिछले 9 सालों से ब्लूम एनर्जी के साथ जुड़ा हुआ है. स्वच्छ ऊर्जा खंड के लिए ये ब्लूम एनर्जी अमेरिका की सेवा के लिए बिजली इकाइयों विशेष रूप से जो बक्से बनाती है, हाइड्रोजन बक्से और इलेक्ट्रोलाइट्स के विकास और निर्माण बनाती है. जबकि गन बक्से बिजली उत्पन्न करने के लिए मीथेन का उपयोग करते हैं, हाइड्रोजन बक्से हाइड्रोजन का उपयोग करते हैं. तो इसमें काफी कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है. और जैसे जैसे ब्लूम एनर्जी विल एक्सपैंड दिस सेम वे एमटीआर विल एक्सपैंड इन दिस सेगमेंट. तो स्वच्छ ऊर्जा के अवसर काफी मजबूत है. अगर आप देखोगे गवर्नमेंट हैज अ क्लियर फोकस ने बजट में काफी कुछ दिया था, फोकस ऑन उच्च बजट आउटपुट, जो कि इसके साथ अच्छे ये है. अच्छा, अग्रीड सर. मैं एक्चुअली जो पॉइंट डिस्कस कर रही थी ब्लूम एनर्जी की बात की आपने, तो मैं उसी से शुरुआत करती हूँ. 49% रेवेन्यूज वहां से डिराइव होते हैं. अगर हम लोग ओवरऑल ऑर्डर बुक का कैलकुलेट करने जाएं तो सबसे ज्यादा वहीं से आता है. फिर वो रिस्क थोड़ा बहुत मिटिगेट करने के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज अगर मैनेजमेंट नहीं अपनाती तो वो थोड़ा इन्वेस्टर्स के लिए कंसर्न नहीं बनेगा. अगर आप देखोगे ना तो कंपनी के जो 3-4 क्लाइंट है उसके से ऑलमोस्ट 85% जो उनका जो सेल्स है वहीं से आता है. तो दैट दिस इज द बिगेस्ट कंपनी एज फार द क्लाइंट इज कंसर्न. बट अगेन गोइंग अहेड द कंपनी इज लुकिंग फॉर न्यू क्लाइंट्स एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज. तो आगे जाकर ये थोड़ा सा बेनिफिट देगा कंपनी को. कंपनी के काफी नए क्लाइंट आने की उम्मीद है इन दिस सेगमेंट ऑल्सो. अग्रीड सर. अच्छा, एक और बात सैयद जी, क्योंकि हम लोग लिस्टेड पीयर्स कोई इस स्पेस में देख नहीं रहे हैं, वन ऑफ द नीश कैटेगरी है जो उभरती हुई दिख रही है मार्केट्स में, तो उसके ऊपर मैं आपकी एक कमेंट चाह रही थी क्योंकि मैनेजमेंट से बातचीत के दौरान मैंने ये भी डिस्कस किया कि प्राइवेट स्पेस ये जो नीश कैटेगरी में आगे बढ़ती हुई दिख रही है, शायद 5 या 6 साल में गवर्नमेंट की तरफ से भी मैंडेट आ जाए कि 70% प्रोक्योरमेंट यहीं से होना है देश के लिए. तो वो कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी आप देख रहे हैं. और जो न्यूक्लियर सेल्स की हम लोग बात कर रहे हैं उसका भी रेवेन्यू तकरीबन डबल होने वाला है. मैं कुछ रिपोर्ट जो पढ़ रही थी उसमें बताया गया था. ये दोनों चीजों को आप किस तरीके से रिले करके आगे फोकस कर रहे हैं कि इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल ग्रोथ मोमेंटम आगे बढ़ता हुआ दिखेगा. सेगमेंट में काफी अवसर मौजूद होते हैं क्योंकि भारत की परमाणु क्षमता को दोगुना करने की योजना है. सो अगर आप देखोगे पिछले मतलब नाउ करेंटली अपना जो मेगावाट है ऑलमोस्ट 7,000 मेगावाट, जिसमें ऑलमोस्ट 10 बड़ी रिएक्टर की मंजूरी दे दी है. एमटीआर पिछले 35 सालों से परमाणु क्षेत्र की सेवा कर रहा है. उसने भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम NPCIL के साथ संबंध स्थापित किए हैं जो भारत में सभी रिएक्टरों को नियंत्रित करता है. तो एमटीआर पिछले 16 सालों से NPCIL की सेवा कर रहा है. नए दबाव वाले भारी जल परमाणु रिएक्टर के लिए मौजूदा रिएक्टरों के नवीनीकरण के लिए ईंधन, मशीनिंग प्रमुख इन काफी कुछ प्रोडक्ट प्रदान करते हैं. इसने प्रोटोटाइप, फास्ट ब्रिगेड काफी कुछ प्रोडक्ट बनाए हैं कंपनी के लिए, NPCIL के लिए, और जो कि यहाँ पे इनके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट वेरी स्ट्रॉन्ग यहाँ से है. सिमिलरली अगर आप देखोगे तो एमटीआर अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्रों में ग्राहकों के लिए मशीन, महत्वपूर्ण असेंबली और घटकों का एक प्रमुख प्रोड्यूसर है.
तो कंपनी ने इसरो और डीआरडीओ जैसे ग्राहकों के साथ भी ऑलमोस्ट 3 दशकों के साथ काम किया है। तो आगे जाकर ये ग्रोथ जैसे कि अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है न्यूक्लियर सेगमेंट में, तो कंपनी इज क्लियर बेनिफिशियरी ऑफ दिस expansion in capex done by DRDO and ISRO in this segment. ओके, अच्छा, एक और चीज जो मैं डिस्कस करना चाह रही थी हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स के बारे में, क्योंकि कल हम लोग जो बातचीत कर रहे थे मैनेजमेंट के साथ, वो यहाँ से बता रहे थे कि डिफेंस के अंदर हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स है, लेकिन ये प्रोडक्ट की जो कैटेगरीज हम लोग देख रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा जो ग्रोथ मोमेंटम दिख रहा है वो हाई मार्जिन में से ही आता हुआ दिखेगा। तो नए लॉन्चेस के तौर पे क्या सिचुएशन है, आपने कुछ अगर एनालिसिस किया है, नेक्स्ट 1 to 2 years विजिबिलिटी नए लॉन्चेस को लेकर क्या बन रही है? और साथ ही एक और क्वेश्चन मैं पाइल अप कर देती हूँ, क्योंकि आप अपने कस्टमर्स क्लाइंट से भी बातचीत कर रहे होंगे, डिमांड किस तरीके से शेप अप हो रही है ये आईपीओ को लेकर? पिछले इतने जो आईपीओ हम लोगों ने आते हुए देखे इसी साल में, उसके कंपैरिजन में अगर आप मुझे कुछ बता पाए। ठीक है, तो आंसर टू योर फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि आपने पूछा कि ग्रोथ प्रोस्पेक्ट कैसा है, तो कंपनी एक्सपेक्ट उम्मीद कर रही है कि पिछले नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में उनका जो रेवेन्यू और पैट है विल ग्रो एट 20% CAGR। ठीक है, अगर आप लेट्स से अगर इफ यू गो बाय द, अगर आप कंपनी के नंबर के साथ जाएंगे तो द कंपनी एक्सपेक्टिंग अराउंड 300-350 करोड़ का रेवेन्यू पर ईयर होगा। तो लेट्स से इफ यू अज्यूम 20% CAGR till next 4 years, तो let's say for FY24 revenue would be close to let's say 4,400 करोड़ का होना चाहिए। Similarly, जो उनका पैट है, if you let's say assume around 30% EBITDA margin in next couple of years, तो उनका पैट around 65 to 70 करोड़ का होना चाहिए। तो in that term the stock is not that expensive if you take the future perspective, क्योंकि कंपनी बहुत छोटी है और स्मॉल बेस है और द अपॉर्चुनिटी जो सेगमेंट में बहुत ज्यादा है, तो इनका ग्रोथ प्रोस्पेक्ट कंपेयर टू अदर लार्जर कंपनीज बहुत ज्यादा है, क्योंकि कंपनी का जो बेस है बहुत स्मॉल है। तो इसके लिए द कंपनी कैन एक्सपैंड इजीली, बहुत आसानी से ये एक्सपैंड कर सकती है नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स में। तो अगर आप आईपीओ की बात करोगे तो सब्सक्रिप्शन अभी फर्स्ट डे में तो इतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन अगेन अभी देखोगे तो लिक्विडिटी जो मार्केट जो बढ़ रहा है पिछले सालों पिछले कई महीनों से, वो टोटली लिक्विडिटी से बढ़ रहा है। और अगर देखोगे पिछले आईपीओ में काफी कुछ अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। और सिमिलरली एमटीआर ने भी मुझे पूरी उम्मीद है कि द कंपनी विल डू वेरी वेल, और आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट ओवर सब्सक्रिप्शन क्लोज टू लेट्स से 40-50 टाइम्स तो हो ही जाना चाहिए, बिकॉज आईपीओ इटसेल्फ वेरी स्मॉल, 600 करोड़ का आईपीओ साइज है एंड मार्केट कैप उसका अराउंड 1700-1800 करोड़ का हो जाएगा करंट प्राइस। तो इसमें ओवर सब्सक्रिप्शन की बहुत ज्यादा चांस है कि एटलीस्ट 40-50 टाइम तो हो जाए। ओके, और लास्ट एक चीज, क्योंकि मुझे डिस्कस करना था, इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग टर्म सप्लाई एग्रीमेंट्स कोई नहीं किए हैं गवर्नमेंट के साथ, वो पैरामीटर आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस में भी ये क्लियरली बताया गया था, उसके रिगार्डिंग आपकी कुछ बातचीत हुई है? करेक्ट, ये जो बेसिकली दिस इज मेजर रिस्क फॉर द कंपनी, बिकॉज द कंपनी कोई भी मतलब लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन अपॉर्चुनिटी इसमें इतनी ज्यादा है अगर लेट्स से अगर उनके अगर नहीं भी है तो एज गो अलोंग द वेरी फ्यू प्लेयर विच मेकिंग दिस काइंड ऑफ दिस थिंग इन इंडिया, स्पेशली इन न्यूक्लियर एंड डिफेंस सेगमेंट। और गवर्नमेंट का क्लियर वे फोकस है आत्मनिर्भर भारत एंड मेक इन इंडिया, तो इससे काफी बेनिफिट मिलने वाला है। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑन एक्सपोर्ट मार्केट और कोई अदर कंपनी will take this company, गवर्नमेंट will take this company आगे जाके, और उसको काफी कुछ ऑर्डर मिलने के 4 चांसेस है आगे जाके, बिकॉज जो अपॉर्चुनिटी अपने पास है दैट्स वेरी लॉन्ग। ओके, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सैयद जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। विद बेस्ट रिगार्ड्स के आने वाले जितने भी आईपीओज हैं उसके ऊपर हम लोग इतनी डिटेल में बातचीत कर पाए, क्योंकि हमारे दर्शकों के लिए काफी बेनिफिशियरी होगा। शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। એમટીઆર ટેકનોલોજીઝના મેનેજમેન્ટની સાથે આપણે ગઈકાલે વાતચીત કરી, આજે આપણે ફંડામેન્ટલ એનાલિસિસ જે કરી રહ્યા છીએ શો ઉપર, આ બધા જ પ્રોસ્પેક્ટ્સ ડિસ્કસ કર્યા છે, અને ઇન ટર્મ્સ ઓફ એન્કર બુક સ્ટ્રોંગ છે, 2 દિવસના સબસ્ક્રિપ્શન નંબર્સ જોઈએ પણ થોડા સ્ટ્રોંગ ટર્નઆઉટ થઈ રહ્યા છે, નજર રાખતા રહીશું લાસ્ટ ડે કેવી રીતના ક્લોઝ આઉટ થતો દેખાય છે અને રિસ્પોન્સ માર્કેટ તરફથી કેવો રહે છે। એની સાથે જ આ શોમાં અત્યારે આટલું જ। મને બી આપશો રજા, વધુ સમાચારો માટે આપ જોતા રહો CNBC બજાર। નમસ્કાર।